हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम के वीडियो में हम लोगों ने बहुत सारे मॉडिफिकेशंस पढ़े थे जो कि बोर अप्लाई करने वाला है, बराबर ना। हम लोगों ने बाल्मर सीरीज मतलब ये कि लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन ये पढ़ा था। फिर कई सारी प्रॉपर्टीज़ आप लोगों ने डिस्कस की, दैट इज़ वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ये पढ़ा था, राइट। लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन हो गया था। तो ये पॉइंट्स कौन यूज़ कर रहा था? तो बोर यूज़ कर रहा था। किस लिए? टू डिटरमाइन द स्ट्रक्चर ऑफ द एटम या फिर एटॉमिक मॉडल बनाने के लिए। तो आज हम लोग चलेंगे कि बोर्स एटॉमिक मॉडल कैसे आया और उसके क्या पोस्टुलेट्स थे। बोर्स एटॉमिक मॉडल ये कह सकते हैं, इसे हम लोग बोर्स एटॉमिक थ्योरी भी कह सकते हैं। बोर ने क्या किया, जो क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन थी, डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एंड लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन, इन तीनों का एप्लीकेशन लिया और फिर ये कोशिश की कि हाइड्रोजन जो एटम है उसका एटॉमिक स्ट्रक्चर, एटॉमिक मॉडल कैसे एक्सप्लेन किया। उसने हमें बहुत सारे पॉइंट्स के बारे में बताया। चलो देखते हैं कि उसके पोस्टुलेट्स क्या है, उसके थ्योरी के पोस्टुलेट्स क्या है। देखो पहला पोस्टुलेट क्या कहता है बोर्स थ्योरी का, द इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम। एक चीज़ याद रखिए, बोर्स का जो एटॉमिक मॉडल है वो हाइड्रोजन एटम के लिए लागू होता है या फिर ऐसे एलिमेंट्स और आयंस जो कि हाइड्रोजन के समान होते हैं। मीन्स वी कैन से दैट ये उन सारे एटम्स और आयंस के लिए लागू है जिसमें एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, क्योंकि हाइड्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है? एक ही होता है। द इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम कैन मूव अराउंड द न्यूक्लियस इन वन ऑफ द मेनी पॉसिबल सर्कुलर पाथ्स ऑफ फिक्स्ड रेडियस एंड एनर्जी। मतलब ये तो पोस्टुलेट्स है। दीज आर कॉल्ड एज ऑर्बिट और स्टेशनरी स्टेट्स और अलाउड एनर्जी स्टेट, एंड दीज ऑर्बिट्स आर अरेंज अराउंड द न्यूक्लियस इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी। इसका मतलब क्या है? मतलब ये कि जस्ट मान लीजिए कि ये किसी एटम का न्यूक्लियस है, तो ये क्या हो गए? इनके ऑर्बिट्स हो गए। अब हमें बोर भाई साहब क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स है, दैट इलेक्ट्रॉन्स इन द हाइड्रोजन एटम कैन मूव अराउंड द न्यूक्लियस इन वन ऑफ द मेनी पॉसिबल सर्कुलर पाथ्स, जिसे हम लोग कहते हैं ऑर्बिट्स। मतलब जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पर हो सकता है, या फिर यहाँ पे हो सकता है, या फिर यहाँ पर हो सकता है, किसी एट अ टाइम किसी एक ऑर्बिट में होगा। अब ये जो सर्कुलर पाथ्स है, इसी को हम लोगों को क्या नाम देना है? ऑर्बिट कहना है, या फिर स्टेशनरी स्टेट्स कहना है, या फिर अलाउड एनर्जी स्टेट्स कहना है। एंड ये जो ऑर्बिट्स होते हैं न्यूक्लियस के अराउंड, दीज आर अरेंज इन द कॉन्सेंट्रिक मैनर। मतलब क्या? जो छोटा ऑर्बिट है वो न्यूक्लियस के पास में है, फिर उससे बड़ा है, फिर उससे क्या है? बड़ा है। मतलब जैसे जैसे हम लोग दूर जाएंगे वैसे वैसे अलग अलग ऑर्बिट का जो रेडियस है ये देखो बढ़ता है। अलग अलग ऑर्बिट का जो रेडियस है वो क्या है? बढ़ता है। सिमिलरली उसकी एनर्जी भी बढ़ती है। ये है बोर्स का पहला पोस्टुलेट्स। अब देखिए सेकेंड वाला पोस्टुलेट क्या कहता है हमें। हम लोगों ने पहले वाले पोस्टुलेट्स को जरा समझे तो हमें एक चीज़ पता चली कि सर न्यूक्लियस होगा, यहाँ पहला ऑर्बिट होगा, दूसरा ऑर्बिट होगा, तीसरा ऑर्बिट होगा। और मैंने आप लोगों को एक चीज़ बताया कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे घूम रहे हैं, चाहे यहाँ पे घूम सकता है या फिर यहाँ पे, या फिर यहाँ पे, कहीं पे भी घूम सकता है। ठीक है, इन्हें हम लोग क्या कहने वाले? ऑर्बिट्स कहने वाले। अब सेकेंड पोस्टुलेट की तरफ ध्यान दीजिए, द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिट डज नॉट चेंज विद द टाइम, ऐसा कुछ लिखा है। इसका मतलब क्या होता है कि अगर इलेक्ट्रॉन इसी ऑर्बिट में घूम रहा है, एक ही ऑर्बिट में घूम रहा है, तो उसकी एनर्जी चेंज होगी क्या? नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी एंड पर्टिकुलर ऑर्बिट की एनर्जी ये बिल्कुल क्या होती है? सेम होती है। हाँ, ये बात अलग है कि इलेक्ट्रॉन लो टू हाई जा सकता है, मतलब ऑर्बिट ऑफ द लोअर एनर्जी टू द ऑर्बिट ऑफ हाई एनर्जी, एंड इट कैन कम ऑल्सो फ्रॉम ऑर्बिट ऑफ हाई एनर्जी टू द ऑर्बिट ऑफ लोअर एनर्जी। जरा सोचिए, आप लोगों को अगर कोई पहाड़ चढ़ना है तो आपको अपनी एनर्जी यूज़ करनी पड़ती है, मतलब लोअर स्टेट टू हायर स्टेट एंड हायर स्टेट टू लोअर स्टेट अगर आना है तो आपके बॉडी के अंदर जो एक्सेस एनर्जी क्रिएट हो रही है उसे हमें क्या करना पड़ता है? लॉस करना पड़ता है। ठीक वैसे इलेक्ट्रॉन भी जब वो लो ऑर्बिट से लेके हाई ऑर्बिट में जाना चाहता है, देखिए
दिस इज फ्रॉम फर्स्ट टू थर्ड हो रहा है, तो ऐसे केस में उसे एनर्जी क्या करनी पड़ेगी, एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी, एनर्जी एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी। बट अगर वो हाई टू लो आना चाहता है तो ऐसे केस में उसे एनर्जी क्या करनी पड़ेगी, इमिट करनी पड़ेगी, छोड़नी पड़ेगी, बराबर है। एंड ऐसा करते समय यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी होती है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन, थर्ड पोस्टुलेट, द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन एब्जॉर्ब्ड और इवॉल्व व्हेन ट्रांजिशन ऑकर्स, ट्रांजिशन मतलब चेंज, जब इलेक्ट्रॉन हायर टू लोअर जा रहा है या फिर हायर टू लोअर आ रहा है, तो ऐसे केस में द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन एब्जॉर्ब्ड और इवॉल्व व्हेन ट्रांजिशन ऑकर्स बिटवीन टू एनर्जी लेवल्स दैट डिफर्स इन एनर्जी बाय डेल्टा ई। मतलब क्या, इस ऑर्बिट की एनर्जी और इस ऑर्बिट की एनर्जी सेम है क्या, नहीं है, तो इन दोनों में एनर्जी का डिफरेंस है, और वो एनर्जी का डिफरेंस हम लोग कैसे देते हैं, डेल्टा ई से देते हैं। अब यहाँ पर जब ट्रांजिशन होगा, इलेक्ट्रॉन लोअर लेवल से हायर पे जाएगा या फिर हायर से अगर लोअर पे आएगा, तो ऐसे केस में एनर्जी चेंज होगी, हाँ, और एनर्जी चेंज होगी तो उसमें फ्रीक्वेंसी चेंज होगी। ये आपको कैसे पता चलेगा, तो बाय द इक्वेशन न्यू इज इक्वल टू डेल्टा ई अपॉन एच। ये कहाँ से आया होगा, आप लोगों ने कभी एक ऐसा इक्वेशन पढ़ा था, ई इज इक्वल टू एच न्यू, तो चेंज यहाँ पर हम लोग ऐसे देंगे, तो न्यू इज इक्वल टू डेल्टा ई अपॉन एच, एंड डेल्टा ई क्या है, E2 माइनस E1 डिवाइडेड बाय एच, वेयर एच की अगर बात करें तो एच आपको पता है इट इज अ प्लैंक्स कांस्टेंट, एंड अगर आप लोग E2 की बात करें तो ये हो गया एनर्जी लेवल और एनर्जी ऑफ हाई ऑर्बिट, राइट, ऐसे कह सकते हैं, या फिर हम लोग कह सकते हैं एनर्जी ऑफ हायर ऑर्बिट, एनर्जी ऑफ हायर ऑर्बिट, एंड E1 को हम लोग क्या कहेंगे, एनर्जी ऑफ लोअर ऑर्बिट, कह सकते हैं एनर्जी ऑफ लोअर ऑर्बिट। अब चलते हैं चौथे पोस्टुलेट्स की तरफ। हम लोगों ने ये कहा है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो सर्कुलर पाथ में, दैट इज ऑर्बिट्स में क्या रहेगा, घूमता रहेगा। हमने ये भी कहा है कि जो ऑर्बिट्स है उनका नंबर क्या होगा, फिक्स होगा, ठीक है, मान लेते हैं। मतलब सर इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट में घूम रहा है, हाँ, इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में कब तक घूमता रहेगा, जब तक उसकी एनर्जी चेंज नहीं होगी। एंड दूसरा ये कहता है कि द इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व और कैन मूव ओनली इन दोज ऑर्बिट्स फॉर विच इट्स एंगुलर मोमेंटम इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2π। अगर पर्टिकुलर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम h/2π इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π रहता है, तब तक इलेक्ट्रॉन उसमें घूमता रहेगा। एंगुलर मोमेंटम को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं बाय mvr। m मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, v मतलब वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड r मतलब रेडियस ऑफ द ऑर्बिट, जिस ऑर्बिट में वो घूम रहा है, दैट इज nh अपॉन 2π। तो यहाँ पर n मतलब क्या, 1 2 3, 1 2 3 का मीनिंग क्या, n इज इक्वल टू 1 मतलब पहला ऑर्बिट, 2 है तो सेकेंड ऑर्बिट, एंड थर्ड है तो थर्ड ऑर्बिट, इस तरीके से बढ़ता जाएगा। h मतलब प्लैंक्स कांस्टेंट, एंड पाई तो आपको पता है। अब देखिए एंगुलर मोमेंटम होता क्या है, एक्सप्लेन करके रखा है मैंने। एंगुलर मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एंगुलर वेलोसिटी। इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड द एंगुलर वेलोसिटी। नाउ अगर हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करें तो ये होता है mr², एंड एंगुलर वेलोसिटी की बात करें तो ये होता है v/r। तो इन दोनों को अगर मर्ज करके देखें तो आपके पास एंगुलर मोमेंटम क्या आ जाएगा, mvr आ जाएगा। तो ये है बोर्स थ्योरी के कुछ इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट्स। अब चलेंगे कि बोर्स थ्योरी से हमें क्या क्या रिजल्ट्स मिल सकते हैं एंड क्या क्या कैलकुलेशंस हम लोग कर सकते हैं इसके तरफ। तो चलते हैं रिजल्ट्स ऑफ बोर्स थ्योरी की तरफ। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, पर्टिकुलरली एंट्रेंस के लिए होता है, आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता। देखते हैं, हमें बोर्स थ्योरी की अगर बात करें तो हम लोगों ने इससे हाइड्रोजन एटम का स्पेक्ट्रम, हाइड्रोजन एटम का मॉडल स्टडी करने के लिए पढ़ा है। तो हाइड्रोजन एटम से रिलेटेड और उसके अंदर रहने वाले ऑर्बिट्स के अंदर रहने वाले इलेक्ट्रॉन्स, उसके बारे में हमें बहुत सारी
इंफॉर्मेशन मिलती है। कौन कौन से रिजल्ट्स आप लोगों को मिलते हैं? तो सबसे पहले अगर हम लोग देखें तो हमें पता चलता है अबाउट द स्टेशनरी स्टेट, दैट इज स्टेशनरी स्टेट मीन्स व्हाट? एनर्जी लेवल्स। इसे हम लोग क्या कहते हैं? एनर्जी लेवल्स, या फिर आप लोग इसे क्या कहते हो? ऑर्बिट्स। तो जो ऑर्बिट्स होते हैं मतलब क्या? इलेक्ट्रॉन जहां पर प्रेजेंट रहते हैं वो जगह, राइट। तो ये जो ऑर्बिट्स है, इस ऑर्बिट्स को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं बाय द लेटर n, एंड n इज इक्वल टू होता है एनी इंटीजर लाइक 1 2 3 एक्सेट्रा हो सकता है। नाउ ये जो n होता है इसे हम एक और नाम से जानते हैं, इट इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। सर अब ये क्वांटम नंबर क्या है? तो आगे आएगा कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है। हम लोगों को 4 क्वांटम नंबर की स्टडी करके देनी है। तो पहली प्रॉपर्टी, पहला रिजल्ट आपको क्या मिलता है? अगर आपने n की वैल्यू पता कर ली तो आपको ये पता चल जाएगा कि इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिट में है। n इज इक्वल टू 1 अगर होता है तो हम कहेंगे कि सर इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में है। अगर n की वैल्यू 3 मिलती है तो आप लोग कहेंगे कि सर इलेक्ट्रॉन अभी कहाँ पर प्रेजेंट है? थर्ड वाले ऑर्बिट के अंदर प्रेजेंट है। अगर हम लोग दूसरे पॉइंट की तरफ चले तो हमें इंफॉर्मेशन मिलती है अबाउट द रेडियस ऑफ ऑर्बिट। अगर हम लोग किसी ऑर्बिट का रेडियस निकालना चाहते हैं, ये हम लोग कैलकुलेट करते हैं ऐसे, Rn इज इक्वल टू ए नॉट इंटू एन स्क्वायर। Rn इज इक्वल टू ए नॉट इंटू एन स्क्वायर, ऐसे कैलकुलेट करते हैं। वेयर ए नॉट का मीनिंग क्या होता है? ए नॉट इज इक्वल टू होता है 52.9 पिकोमीटर, बराबर है। सो जरा सोचिए, अगर आप लोगों ने n की वैल्यू कर दी 1, इफ अगर आप लोगों ने n की वैल्यू कर दी 1, तो ऐसे केस में R1 मतलब रेडियस ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट, तो 1 स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा। क्या आ जाएगा? 52.9 पिकोमीटर। मतलब ये कि पहला जो ऑर्बिट है, बराबर है, न्यूक्लियस के बाद पहला जो ऑर्बिट है उसका रेडियस कितना हमेशा मिलेगा? 52.9। एंड ये जो वैल्यू होती है इसे हम लोग बोर्स रेडियस भी कहते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज बोर्स रेडियस। मतलब पहले ऑर्बिट का जो रेडियस है उसे हम लोग क्या कहते हैं? बोर्स ऑर्बिट। अगर बोर्स रेडियस कहते हैं, अगर आप लोग सेकेंड वाले ऑर्बिट का रेडियस निकालते हैं तो ऐसे केस में ये क्या हो जाएगा? R2 इज इक्वल टू 52.9 इंटू एन स्क्वायर, दैट इज 2 स्क्वायर। इस तरीके से हम लोग कैलकुलेट करके देख सकते हैं। इससे आप लोग कैलकुलेट करके चेक कर सकते हो कि रेडियस कितना आएगा, कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। नाउ यहाँ से आप लोगों को तीसरा और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो एप्लीकेशन मिलता है बोर्स थ्योरी का, वो मिलता है एनर्जी ऑफ स्टेशनरी स्टेट। एनर्जी ऑफ स्टेशनरी स्टेट, हम लोगों ने ये पता किया है कि अलग अलग स्टेशनरी स्टेट की जो एनर्जी है ये क्या होती है? अलग अलग होती है। सो देयरफॉर पर्टिकुलर एनर्जी स्टेट या स्टेशनरी स्टेट का अगर आप लोगों को एनर्जी कैलकुलेट करना है तो इट इज़ पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ द बोर्स थ्योरी। एंड फॉर हाइड्रोजन अगर हम लोग इसे निकालने की कोशिश करते हैं तो ये हम लोग कुछ ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट इज -RH इंटू 1/n स्क्वायर, 1/n स्क्वायर। यहाँ पर 1 की अगर बात करें तो ये जो 1 है इट इज Z फॉर हाइड्रोजन एटम। 1 क्या है? हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है। एंड RH की अगर बात करें तो इट इज कॉल्ड एज व्हाट? RH, it is called as Rydberg constant, right? It is nothing but the Rydberg constant for hydrogen. And RH की वैल्यू को अगर हम लोग देखें तो RH की जो वैल्यू होती है फॉर हाइड्रोजन एटम इन जूल, ये होती है 2.18 इंटू 10 टू द पावर -18 जूल। सो देयरफॉर अगर आप लोग फर्स्ट ऑर्बिट के केस में एनर्जी को निकालने की बात करते हैं, देयरफॉर E1 फॉर फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन, फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन, ये क्या हो जाएगा? तो E1 इज इक्वल टू -2.18 इंटू 10 टू द पावर -18 जूल इंटू 1/1 स्क्वायर, दैट इज नथिंग बट -2.18 इंटू 10 टू द पावर -18 जूल। तो ये हो गई पहले ऑर्बिट की क्या? एनर्जी हो गई। नाउ अगर आप
सेकेंड ऑर्बिट की एनर्जी निकालना चाहते तो क्या निकालेंगे, दैट इज E2 इज इक्वल टू माइनस 2.18 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 इंटू 1 अपॉन n की वैल्यू हम लोग क्या ले रहे हैं 2, तो 1/2 स्क्वायर, मतलब ये क्या हो गया 4, तो ये आ जाएगा माइनस 0.545 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 जूल। तो इस तरीके से आप लोग पर्टिकुलर ऑर्बिट की एनर्जी निकाल सकते हैं। चौथा एप्लीकेशन समझते हैं। देखो हम लोगों ने ये कह के रखा है कि जो बोर्स थ्योरी होती है ये हाइड्रोजन एटम के लिए लागू होती है। हाँ, हाइड्रोजन एटम मतलब कितना इलेक्ट्रॉन सिस्टम, एक। तो सर क्या बोर्स थ्योरी ऐसे आयन के लिए लागू नहीं होगी जिसमें एक ही इलेक्ट्रॉन होगा? बिल्कुल होगा। मीन्स वी कैन सी दैट कि बोर थ्योरी इज अप्लीकेबल फॉर हाइड्रोजन एटम एज वेल एज हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल्स। अब हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल्स की अगर बात करें तो देखो ये तो हाइड्रोजन है जिसके पास 1 इलेक्ट्रॉन अभी प्रेजेंट है एंड 1 प्रोटॉन है। आप अगर इसकी बात करते हैं तो इसमें भी देखिए एक ही इलेक्ट्रॉन अभी प्रेजेंट है, क्योंकि नॉर्मल हीलियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है 2, तो नॉर्मल हीलियम में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे 2। अब एक पॉजिटिव चार्ज है मतलब एक इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, कम हो गया। अगर आप लिथियम की बात करते हैं तो इसमें अभी कितने इलेक्ट्रॉन है 3, लेकिन अगर ये ऐसा होता है तो अभी इसके अंदर कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा, एक च रहेगा, क्योंकि 2 क्या हो गए, कम हो गए। सो देयरफॉर इनके ऊपर भी ये लागू हो सकता है। एंड इन दिस केस हम लोग एनर्जी कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं किसी ऑर्बिट का, तो En इज इक्वल टू माइनस RH इंटू जेड स्क्वेयर अपॉन एन स्क्वेयर। क्या कर सकते हैं, RH इंटू जेड स्क्वेयर अपॉन एन स्क्वेयर, वेयर जेड की अगर हम लोग बात करें तो जेड क्या हो गया, पर्टिकुलर एलिमेंट का एटॉमिक नंबर, एंड एन का मतलब क्या हो गया, तो एन इज इक्वल टू 1 2 3 एक्सेट्रा हो सकता है। तो सर जैसे हम लोग इनके केस में एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं, क्या हम लोग रेडियस कैलकुलेट नहीं कर सकते? कर सकते हैं। रेडियस आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो। अब रेडियस कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो Rn इज इक्वल टू 52.9 इंटू एन स्क्वेयर अपॉन जेड स्क्वेयर। Rn इज इक्वल टू 52.9 इंटू एन स्क्वेयर अपॉन जेड, नॉट जेड स्क्वेयर। ठीक है, देखिए यहाँ से एक चीज़ क्लियर होती है, जैसे जैसे z की वैल्यू बढ़ेगी, यहाँ पे सोचो z की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे निगेटिव वैल्यू ऑफ द एनर्जी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। एंड यहाँ पर सोचो जैसे जैसे z की वैल्यू अगर बढ़ती जाएगी, z की वैल्यू अगर बढ़ती जाएगी तो रेडियस क्या होता जाएगा, कम कम होता जाएगा। z की वैल्यू अगर बढ़ेगी, ये डिनोमिनेटर में ये अगर बढ़ गया तो ये क्या होता जाएगा, छोटा छोटा होता जाएगा। देन इसका एक और एप्लीकेशन मान सकते हैं, दैट इज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। वेलोसिटी ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन कैन ऑल्सो बी कैलकुलेटेड, कैन ऑल्सो बी कैलकुलेटेड, ऑल्सो बी कैलकुलेटेड। तो ये है बोर्स थ्योरी के एप्लीकेशंस। चलो बोर्स थ्योरी के ऊपर इन 2 क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करके देखते हैं। राइट, इस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं, यही कहना है इसका। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन हाइड्रोजन 2, मतलब ये हाइड्रोजन का ऐसा आइसोटोप है जिसका एटॉमिक नंबर तो 1 है लेकिन मास नंबर कितना दे दिया 2। खैर कोई बात नहीं, यहाँ पे डी होना चाहिए था, नहीं। हेलियम जिसका एटॉमिक नंबर है 2 एंड हेलियम पॉजिटिव। फिर आगे क्या कहता है कि विच ऑफ दीज आर हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज, इनमें से कौन से स्पीसीज हाइड्रोजन लाइक है। तो ये हम लोगों को पता है, हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज मतलब ऐसे स्पीसीज जिसमें इलेक्ट्रॉन कितना रहेगा, एक ही रहेगा। राइट, चलो इसका सॉल्यूशन बनाते हैं। अगर हम लोग इसे देखें पहले वाले को, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की अगर बात करते हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर कितना है 1। क्यों, क्योंकि इसका नंबर ऑफ z मतलब एटॉमिक नंबर कितना है 2, सॉरी एटॉमिक नंबर कितना है 1, एंड ये न्यूट्रल है, कोई भी चार्ज इसके ऊपर नहीं है, तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना रहेगा, एक ज। हेलियम की अगर बात करें तो इसका नंबर ऑफ प्रोटॉन,
नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है कि नहीं। अभी ये न्यूट्रल स्टेट में और ये कितना आएगा 2 आएगा। हाँ, अगर आप हीलियम पॉजिटिव को देखें तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने रहेंगे, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन हीलियम माइनस कितना रहेगा 1। क्यों? क्योंकि एक पॉजिटिव चार्ज है, तो दैट इज 2 - 1। कितना इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है 1। सो देयरफॉर हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज कौन कौन है, तो हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज की अगर हम लोग बात करें तो ये तो है ही है। एंड दूसरा कौन सा आ रहा है, He पॉजिटिव आ रहा है, ये है क्या, नहीं है। नाउ इस क्वेश्चन को देखिए क्या कहता है कि कैलकुलेट द रेडियस एंड एनर्जी एसोसिएटेड विद द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हीलियम पॉजिटिव। आप लोगों को क्या कैलकुलेट करके देना है, रेडियस एज वेल एज एनर्जी। नाउ रेडियस एंड एनर्जी कैलकुलेट करना है, ठीक है, किसके लिए, He+ के लिए। अब He+ के लिए अगर Z की वैल्यू देखें तो Z इज इक्वल टू कितना होता है 2, इसका एटॉमिक नंबर 2 होता है। एंड N की वैल्यू क्या लेनी है आपको 1। ये कहाँ पर लिखा है, देखिए फर्स्ट ऑर्बिट के लिए लिखा है। तो पहले रेडियस कैलकुलेट करें, तो ना रेडियस कैलकुलेट करना है फर्स्ट ऑर्बिट की, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या लेंगे 52.9 इंटू n²/z। अब 52.9 इंटू n² कितना है 1² हो गया, डिवाइडेड बाय z, तो ये हो जाएगा 2। तो इसका हाफ अगर करते हैं तो इसका हाफ कितना आ जाएगा 26.45 पिकोमीटर हो जाएगा ये। तो रेडियस निकल गई, ठीक है। अब एनर्जी निकालने के लिए फॉर्मूला क्या यूज़ करेंगे, दैट इज एनर्जी ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट ही निकालना है। तो हमें पता है कि जूल में अगर निकालना है तो हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे -RH इंटू Z²/n²। तो -2.18 इंटू 10⁻18 इंटू Z², तो 2 का स्क्वायर ये हो गया 4, डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर, ये आ जाएगा -8.72 इंटू 10⁻18 जूल। तो इस तरीके से आप लोग एनर्जी भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं एक्सप्लेनेशन ऑफ लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन बाय यूजिंग बोर थ्योरी की तरफ। हम लोगों ने लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन पढ़ा, एंड ये जो लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन होता है दैट इज इमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ द हाइड्रोजन, इसे बोर्स की थ्योरी ने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन करके दिया। हम लोगों ने बोर्स की थ्योरी में कहीं एक ऐसा पोस्टुलेट पढ़ा जिसमें बोर का कहना ये था कि जब इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी ऑर्बिट, मतलब बाहर वाला शेल से लेके लोअर एनर्जी ऑर्बिट पे जाने की कोशिश करेगा, तो ऐसे केस में एनर्जी क्या हो जाएगी, इवॉल्व हो जाएगी, एंड दैट एनर्जी इवॉल्व इज इन द फॉर्म ऑफ द रेडिएशन। नाउ अगर हम लोग आउटर ऑर्बिट की बात करते हैं, जैसा बोर थ्योरी का कहना है कि आउटर ऑर्बिट, तो आउटर ऑर्बिट मतलब क्या, तो ऐसे केस में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर दैट इज n ये हायर होता है, और इसे हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं बाय Ni। ऑब्वियसली ये कैसे होगा, हायर एनर्जी का होगा, इसकी एनर्जी क्या होगी, हाई एनर्जी की होगी। एंड अगर हम लोग इनर ऑर्बिट की अगर बात करें, मतलब ऐसा ऑर्बिट जिसके लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू, मतलब n की वैल्यू क्या होगी, कम होगी, इसे हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं बाय Nm। तो ये ऑब्वियसली कैसा होगा, लो एनर्जी का ऑर्बिट होगा। जब इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी के ऑर्बिट से लो एनर्जी ऑर्बिट में आता है तो एनर्जी रिलीज करता है इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। अब ये जो रेडिएशन निकला उसकी एनर्जी कितनी है, तो एग्जैक्टली उतनी है जितना यहाँ पे एनर्जी का डिफरेंस है। मीन्स ये कि एनर्जी का जो डिफरेंस है, ये एनर्जी का डिफरेंस हम लोग दे सकते हैं बाय डेल्टा E इज इक्वल टू EI माइनस EF। यहाँ पर I हमने किसके लिए लिया, हायर ऑर्बिट के लिए, एंड F किसके लिए लिया, लोअर ऑर्बिट के लिए। तो जैसे ही न्यूक्लियस से दूर जाते हैं एनर्जी बढ़ती है, इसलिए ये ज़्यादा है।
एंड न्यूक्लियस के पास आते हैं तो ऑर्बिट के अंदर रहने वाले इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। नाउ अगर हम लोग एनर्जी ऑफ ऑर्बिट की बात करें, दैट इज एनर्जी ऑफ ऑर्बिट, इसे हम लोग दूसरे तरीके से क्या कह सकते हैं कि एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पर्टिकुलर ऑर्बिट, तो इट इज गिवन एज -RH इंटू 1/n² देते हो। तो देयरफॉर इसके ऊपर अप्लाई करके देखो, देयरफॉर EI को कैसे रिप्रेजेंट करोगे, तो -RH इंटू 1/n² I, एंड EF को कैसे रिप्रेजेंट करोगे, -RH इंटू 1/n² F। अब इन दोनों को अगर यहाँ पर पुट करते हो तो आपको इक्वेशन क्या मिल सकता है, डेल्टा E इज इक्वल टू -RH इंटू 1/n² I माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस RH इंटू 1/n² F। अब यहाँ पर अगर हम लोग RH को कॉमन ले लेते हैं एंड इसके साइन को चेंज करते हैं तो ये हो जाएगा 1/n1² F माइनस 1/n1² I हो जाएगा। नाउ RH की अगर बात करें तो RH ये क्या होता है, तो इट इज रीडबर्ग कांस्टेंट, इसे हम लोग कहते हैं रीडबर्ग कांस्टेंट फॉर हाइड्रोजन। एंड RH की वैल्यू को अगर देखें तो RH की वैल्यू क्या होती है इन जूल, RH इज इक्वल टू 2.18 इंटू 10⁻⁻18 जूल। सो देयरफॉर डेल्टा E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2.18 इंटू 10⁻⁻18 इंटू 1/n² F माइनस 1/n² I हो जाएगा। दिस इक्वेशन कैन ऑल्सो बी रिप्रेजेंट इन टर्म्स ऑफ द वेव नंबर, इसे आप लोग वेव नंबर के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हो। कैसे, दैट इज न्यू बार इज इक्वल टू 109677 इंटू 1/n² F माइनस 1/n² I। नाउ इस इक्वेशन को अगर हम लोग देखें तो दिस इज सिमिलर टू द रीडबर्ग एक्सप्रेशन, बराबर है, दिस इज सिमिलर टू द रीडबर्ग एक्सप्रेशन। होता है ऐसा क्यों, क्योंकि रीडबर्ग एक्सप्रेशन आप लोगों ने क्या पढ़ा हुआ है, तो न्यू बार इज इक्वल टू 109677 इंटू 1/n1² माइनस 1/n2², और इसका यूनिट क्या मिलता है, सेंटीमीटर इनवर्स मिलता है। नाउ जब हम लोगों ने इमिशन स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ा था हाइड्रोजन के, तब हम लोगों ने देखा था कि सर बहुत सारे सीरीज आपको मिले थे अलग अलग रीजन में, हाँ, और इन सारे सीरीज के बीच में जो एनर्जी का डिफरेंस है या फिर जो उनका फ्रीक्वेंसी नंबर आता है, दैट इज वेव नंबर आता है, या फिर उनकी जो वेवलेंथ है, ये हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस एक्सप्रेशन, राइट। अब जरा सोचो, इसे अप्लाई करके देखते हैं हम लोग एक दो सीरीज के ऊपर। आप लोग अगर लीमन सीरीज की बात करते हैं तो लीमन सीरीज के लिए आप लोगों ने क्या पढ़ा था, तो लीमन सीरीज के लिए आप लोगों ने N1 जो होता है, ये क्या होता है लीमन सीरीज के लिए, तो N1 की वैल्यू होती है 2। सॉरी, लीमन सीरीज के लिए अगर हम लोग N1 की वैल्यू को देखें तो लीमन सीरीज के लिए N1 की वैल्यू क्या होती है, 1। नाउ N1 मतलब हमने कहा है न्यूक्लियस के तुरंत बाद वाला, तो न्यूक्लियस के तुरंत बाद वाला मतलब कम एनर्जी वाला है, तो ये क्या हो गया NF। तो ऐसे केस में N2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो N2 की वैल्यू अगर देखें तो ये हो जाएगी 2, 3, 4 एक्सेट्रा हो जाएगी। बाल्मर सीरीज के लिए अगर हम लोग देखें तो बाल्मर सीरीज के केस में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, N1 इज इक्वल टू 2 होता है, मतलब ये हो गया NF हो गया, एंड N2 दैट इज Ni, हायर एनर्जी का क्या हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। मतलब क्या सर, मतलब ये कि N2 से इलेक्ट्रॉन N1 में आएगा तब एनर्जी रिलीज होगी ना, हायर से लोअर में आएगा तब एनर्जी क्या हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी। अगर यही आप लोग पास्कन के लिए अप्लाई करते हो फॉर पास्कन सीरीज, तो इन दैट केस आप लोगों ने N1 की वैल्यू रखी थी 3, मतलब ये हो गया NF, तो फिर N2 दैट इज Ni, ये क्या हो जाएगा, तो सर ये हो जाएगा 4, 5, 6 कुछ इस तरीके से होगा। एंड क्या हम लोग इसे डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हाँ, यहाँ से हम लोग एकदम क्लियर
बता सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांजिशन है वो कैसे कैसे हो सकता है। देखो हम लोग ग्राफ को प्लॉट करते हैं, इन लाइंस को प्लॉट करते हैं, बहुत सारे लाइंस है ये। सपोज दिस इज n इज इक्वल टू 0, मतलब ये न्यूक्लियस होगा, तो n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2, 3, 4, 5 और भी अगर होगा तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा 6। मतलब यहाँ पर ये प्रिंसिपल क्वांटम की वैल्यू होगी। अब अलग अलग सीरीज के लिए देखते हैं। सबसे पहले सीरीज के लिए देखते हैं ट्रांजिशन क्या होता है, दैट इज लीमन सीरीज के लिए। ना लीमन सीरीज के लिए n1 की वैल्यू क्या है 1 एंड n2 की वैल्यू 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है। मतलब क्या मीन्स इलेक्ट्रॉन कैन जंप फ्रॉम सेकेंड ऑर्बिट टू फर्स्ट, इलेक्ट्रॉन कैन जंप फ्रॉम थर्ड ऑर्बिट टू फर्स्ट, इलेक्ट्रॉन कैन जंप फ्रॉम फोर्थ ऑर्बिट टू फर्स्ट। तो फिर इनके ट्रांजिशन को कैसे रिप्रेजेंट करें सर, तो ये देखिए सेकेंड से लेके फर्स्ट, थर्ड से लेके फर्स्ट, फोर्थ से लेके फर्स्ट, फिफ्थ से लेके फर्स्ट, सिक्स्थ से लेके फर्स्ट हो सकता है। ठीक है, अब आप लोग सोचिए जरा बाकी के लिए, बाल्मर सीरीज के लिए बनाएंगे क्या बनाएंगे, तो सर थर्ड से लेके 2, 4 से लेके 2, 5 से लेके 2। हाँ, बाल्मर सीरीज की अगर आप लोग बात करते हो तो बाल्मर सीरीज के केस में आपको ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ये मिलेगा, मीन्स हायर लेवल से इलेक्ट्रॉन कहाँ पर जंप करेगा, सेकेंड वाले एनर्जी लेवल में। यही अगर आप लोग पास्कल सीरीज के लिए करना चाहते हैं तो पास्कल सीरीज के लिए अगर अरेंज करें तो पास्कल सीरीज के केस में क्या है, n1 की वैल्यू 3 होती है, मतलब इलेक्ट्रॉन 4 से थर्ड में गिर सकता है, 5th से थर्ड में गिर सकता है, 6 से थर्ड में आ सकता है, बराबर है। तो ये हो जाएगी पास्कल सीरीज कुछ इस तरीके से। सो देयरफॉर वी कैन से दैट कि जो लाइन इमिशन स्पेक्ट्रम होता है हाइड्रोजन का, ये हम लोग बोर थ्योरी के द्वारा एक्सप्लेन कर सकते हैं। हाउएवर बोर थ्योरी के लिमिटेशंस भी है। लिमिटेशंस ऑफ बोर थ्योरी, क्या क्या लिमिटेशंस है। लिमिटेशन सबसे पहला ये है कि फाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन कैन नॉट बी एक्सप्लेन बाय बोर्स थ्योरी। सर ये क्या है, बोर्स के ज़माने के बाद जब कई सारे साइंटिस्ट आए एंड कई सारी टेक्नोलॉजी आई तो हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम की स्टडी की गई बाय यूजिंग हाई रिजॉल्विंग स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, जिसे आप लोग स्पेक्ट्रोस्कोप्स कहते हो। उसके अंदर आप लोगों को फाइन स्पेक्ट्रम मिलता है हाइड्रोजन का, जो कि बोर्स ने दिया हुआ स्पेक्ट्रम के अलग होता है, तो बोर यहाँ पर फेल हो जाता है। दूसरा, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की अगर बात करते हैं तो जो स्पेक्ट्रम आप लोगों को मिला था वो मिला था ओनली फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन, क्योंकि हाइड्रोजन के अंदर कितना इलेक्ट्रॉन होता है, सिर्फ एक ही होता है। अगर हाइड्रोजन के समान कोई स्पीसीज है तो उसके लिए बोर थ्योरी एप्लीकेबल है, लेकिन अदर देन हाइड्रोजन कोई एलिमेंट अगर आता है तो बोर थ्योरी उसके लिए एप्लीकेबल बिल्कुल भी नहीं होती। इसलिए अदर देन हाइड्रोजन इन एलिमेंट्स के ऊपर बोर की थ्योरी फेल हो गई। तीसरा जो स्प्लिटिंग होता है स्पेक्ट्रल लाइंस का, स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, यहां पर एक मार्क का क्वेश्चन छुपा हुआ है। जो हम लोगों ने स्पेक्ट्रम पढ़ा था उसमें छोटे छोटे लाइंस पढ़े थे हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम के, ठीक है। तो ये जो स्पेक्ट्रल लाइंस है इनकी स्प्लिटिंग होती है इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इन मैग्नेटिक फील्ड इट इज कॉल्ड एज जीमन इफेक्ट, इसे हम लोग कहते हैं जीमन इफेक्ट। एंड स्प्लिटिंग ऑफ द स्पेक्ट्रल लाइन इन इलेक्ट्रिक फील्ड इसे हम लोग कहते हैं स्टार्क इफेक्ट। ये दोनों के दोनों जो इफेक्ट है, ये दोनों के दोनों इफेक्ट बोर की थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर सकी। एंड एक और हम लोग इसका ड्रॉबैक दे सकते हैं कि जब एलिमेंट के एटम्स आपस में कंबाइन होकर कोई मॉलिक्यूल बनाते हैं तो वहाँ पर जो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है उसमें जो एनर्जी चेंजेस एंड स्टेबिलिटीज अप्लाई होती है वो बोर की थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाई। तो बोर के थ्योरी के बहुत सारे लिमिटेशंस भी है, इसलिए हमें फिर धीरे धीरे किसी दूसरे मॉडल की तरफ चलना पड़ेगा।
अब बोर्स थ्योरी से रिलेटेड इस न्यूमेरिकल को देखो, क्या कहता है ये कि व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ द फोटोन emitted during the transition from orbit of n equal to 5 to n equal to 2 in hydrogen atom। हाइड्रोजन एटम में जब ट्रांजिशन होगा इलेक्ट्रॉन का फिफ्थ ऑर्बिट से सेकेंड तक, तो ऐसे केस में आप लोगों को जो रेडिएशन निकलने वाला है, जो फोटोन निकलने वाला है, उसका वेवलेंथ निकाल के दो। ये क्वेश्चन आपको पूछा है। अब यहाँ पर अगर आप गिवन को चेक करें तो आपके पास गिवन क्या है, n1 इज इक्वल टू 2 है एंड n2 इज इक्वल टू 5 है। आपको कैलकुलेट करने के लिए कहता है लैम्डा। अब हमारे पास एक रिलेशन है कि न्यू बार इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ लैम्डा एंड देयरफॉर लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो रेसिप्रोकल ऑफ न्यू बार। लेकिन क्या आपके पास न्यू बार है? नहीं। एंड इस डाटा से क्या हम लोग न्यू बार निकाल सकते हैं? हाँ। क्यों, कैसे निकाल सकते हैं? न्यू बार इज इक्वल टू क्या होता है, तो 109,677 इंटू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर होता है ये। तो यहाँ पर देखिए तो 109,677 डिवाइडेड इंटू 1/2 स्क्वायर माइनस 1/5 स्क्वायर, that is 109,677 into 1/4 minus 1/25। क्या ये ऐसा हो जाएगा? बिल्कुल होगा। इसका आंसर अगर हम लोग देखें तो ये आता है इतना सेंटीमीटर इनवर्स। तो ये आ गया आपके पास न्यू बार। ठीक है ना, न्यू बार आ गया। आपको क्या कैलकुलेट करने के लिए कहा है? लैम्डा। सो देयरफॉर लैम्डा इज इक्वल टू 1/2302.17 सेंटीमीटर इनवर्स। तो ये जो वैल्यू है, ये वाली वैल्यू आपको मिलती है 4.34 इंटू 10⁻⁻5 सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर में आ गई, बट जनरली लैम्डास की जो वैल्यू होती है ये हम लोग नैनोमीटर में लेते हैं। तो इसे नैनोमीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे? ये 4.34, तो 4.34 इंटू 10⁻⁻5 इंटू 10⁻7, मतलब सेंटीमीटर को अगर नैनोमीटर में कन्वर्ट करना है तो 10⁻7 का रिलेशन यूज़ करना पड़ेगा। ये आपको मिलेगा 434 नैनोमीटर। ये हो गया इस फोटोन का लैम्डा, दैट इज वेवलेंथ।